कितना भी मार देंगे। चलिए आज आप लोगों को लेकर के आए हैं क्लास 10। आज आप लोगों को लेकर के आए हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स चैप्टर नंबर 1। आपको बोले थे कि हम पूरा बुक का 2026 का बोर्ड जो होने वाला है 2027 का जो बोर्ड होने वाला है क्लास 10वीं का, उसका पूरा इकोनॉमिक्स का जो है ना पूरा हम चैप्टर यहाँ पढ़ाएंगे, साथ में ऑब्जेक्टिव भी कराएंगे। इसीलिए यहाँ इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर लेकर के आए हैं, और जिसको खत्म हो गया है ना वहाँ यहाँ पे आकर के रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ से हम नोट भी बनवाएंगे और साथ में आप हम उम्मीद करते हैं कि आप नोट भी बनाते रहिएगा। चलिए देखते हैं। और इसमें सबसे पहले हम ये कौन क्लास का है, तो क्लास ध्यान दीजिएगा क्लास 10 का है। क्लास 10 कौन विषय है, तो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र आप लोगों के सामने लेकर के आए हैं, जो क्लास 10 का है। पूरा चैप्टर हम लाइन टू लाइन पढ़ेंगे और कहाँ से क्वेश्चन रहेगा वो भी हम आज यहाँ पे बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में है, चलिए पहला चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। पहला चैप्टर का नाम क्या आप लोग भी बताइए, अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसमें हम बताएंगे, सबसे पहले हम लोगों को पता होगा कि भारत जो है ना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। भारत कब आज़ाद हुआ था, कमेंट कीजिए। 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। ध्यान रखिएगा, सोने यहाँ से याद रखना है कि भारत जब आज़ाद हुआ था ना, उससे पहले अंग्रेजों का शासन था, और अंग्रेजों के आने से पहले भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। याद रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि अंग्रेजों को भारत में आने से पहले भारत को क्या कहा जाता था, तो सोने की चिड़िया कहा जाता था। चलिए यहाँ से ये क्वेश्चन हो गया। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखना है कि अर्थव्यवस्था का परिचय के बारे में देखना है कि अर्थव्यवस्था का परिचय जानते हैं, है ना। अब देखिए, अंग्रेज जब आ गया भारत में न शासन करने, कहा भी जाता है कि लगभग 200 वर्षों तक अंग्रेज जो है ना भारत पे शासन किया था। चलिए आगे देख लेते हैं कि अंग्रेज जब आया ना तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाया था। याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन बन गया क्या कि फूट डालो और शासन करो की नीति किसने अपनाया था, अंग्रेजों ने अपनाया था, है ना। ब्रिटिश शासन अंग्रेजों ने अपनाया था। चलिए यहाँ से क्वेश्चन बन गया, आगे देख लेते हैं। आगे देखते हैं उपनिवेश किसे कहते हैं। उपनिवेश का मुख्य अर्थ होता है गुलाम। गुलाम समझ रहे, जगह किसी के अंदर जो कोई रहता है उसी को गुलाम कहते हैं। चलिए यहाँ रखिएगा, उपनिवेश किसे कहते हैं। तो इसमें याद रखना है कि कोई भी देश किसी बड़े समृद्धिशाली राष्ट्र के शासन के अंतर्गत रहता है और उसके समस्त आर्थिक एवं व्यावसायिक कार्यों का निर्देशन एवं नियंत्रण शासक देश का होता है, तो ऐसे शासित देश उस शासक देश का उपनिवेश कहलाता है। कहने का मतलब है कि जब कोई शक्तिशाली देश किसी कमजोर देश पर सभी प्रकार से अपना दबाव डालता है, तो वही शासक देश, शासित जो देश रहता है ना, उसी को उपनिवेश कहते हैं, मतलब गुलाम कहते हैं। कहा भी जाता है कि भारत जो है ना करीब 200 वर्षों तक जो है ना अंग्रेजों का क्या था, ब्रिटिश शासन का उपनिवेश यानी गुलाम था। चलिए आगे देख लेते हैं अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। इसमें जो है ना एक बात याद रखिएगा, यहाँ आ गया आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। क्वेश्चन देखिए, जहां से क्वेश्चन बन रहा है ना वो हम आपको बताते चल रहे हैं, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन क्या करे, नहीं छूटे। चलिए अब यहां से देखना है कि आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं। इसको याद कैसे रखिएगा, याद कैसे रखना है कि जिससे सभी क्रियाएं, एक मिनट, यहां देखना है कि हमारी वे सभी क्रियाएं जिनसे हमें आय प्राप्त हो। कहने का मतलब है जिस वैसी क्रिया जिससे हमको पैसा प्राप्त हो, क्या हो, पैसा प्राप्त हो, वो सभी आर्थिक क्रियाएं कहलाया जाएगा। जैसे हो जाएगा उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब आपको किस में आ जाएगा, आर्थिक क्रियाएं में आ जाएगा। याद हुआ, फिर से बोलिए, देखिए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा, आय प्राप्त होगा, उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। जैसे में कृषि, उद्योग, याद रखिएगा ये सब। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। अब देखिए आर्थर लेविस जो है ना एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या बताया है। कथन पूछ देता है कि निम्नलिखित में से ये कथन किसका है, वो कथन किसका है, तो याद रह गया तब ना बताइएगा। चलिए यहाँ अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए वो अपने संसाधनों का उपयोग करता है। याद रखिएगा, आर्थर लेविस का कहना है क्या कि अर्थव्यवस्था का अर्थ किसी राष्ट्र के संपूर्ण व्यवहार से होता है जिसके आधार पर मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के लिए क्या करता है, वो अपने संसाधनों का उपयोग करता है। उसको क्या बोलेंगे,
अर्थव्यवस्था कहते हैं किसके अनुसार, आर्थर लेविस के अनुसार। चलिए ये कथन याद रखिएगा, अगर नोट बना रहे हैं तो नोट में अवश्य लिखिएगा ये सब। चलिए अगला देख लेते हैं। अब दोसर कथन आ जाता है ब्राउन, दोसर अर्थशास्त्री आ जाता है ब्राउन। उन्होंने अर्थव्यवस्था के बारे में क्या कहा, तो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, याद रखिएगा। अर्थव्यवस्था क्या है, आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है। अब ब्राउन जो है ना, ये कथन तो दे दिया, एक और कथन है उसका, देखिए अर्थव्यवस्था आर्थिक क्रियाओं का एक ऐसा संगठन है जिसके अंतर्गत लोग कार्य करके अपनी जीविका चलाते हैं। अब उसको याद कैसे रखना है, देखिए इसमें भी जीविका आ गया, इसमें भी आजीविका आ गई, इसमें भी आजीविका, इसमें भी आजीविका आ गया। तो याद रखना है कि आजीविका आए ना तो समझ जाना है कि ब्राउन का कथन है। किसका कथन है, ब्राउन का कथन है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब अर्थव्यवस्था की संरचना या ढांचा के बारे में जान लेते हैं। देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों से है, मतलब जो भी चीज हम उत्पादित करते हैं ना उससे है। उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से है। चूंकि अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। आप पहले बोले हैं कि बताइए आर्थिक क्रियाएं किसे कहते हैं, तो जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रियाएं बोलेंगे, है ना। तो यहाँ भी याद रखना कि विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं की जाती है। अब ऐसे अर्थव्यवस्था की संरचना को याद रखना है कि जिसमें आर्थिक क्रियाएं की जाती है उसको अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। जिसमें आर्थिक क्रिया की जाती है उसको अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। बताइए अर्थव्यवस्था की संरचना क्या है, तो जिसमें आर्थिक क्रिया की जाती है उसको अर्थव्यवस्था की संरचना कहते हैं। अब आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, तो जिससे हमको पैसा प्राप्त होगा उसी को क्या बोलेंगे, आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब देखिए अर्थव्यवस्था की संरचना हो गया कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार, ये सब हो जाएगा आपको अर्थव्यवस्था की संरचना। अब इसको 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, याद रखेगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र, पहले बोले कि अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में बांटा गया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। अब ये देखना है कि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या आ जाएगा। देखिए यहां से आपको क्वेश्चन कैसे रखता है कि बताइए कृषि जो है ना कौन से क्षेत्र में आता है, पशुपालन, वन, मछली पालन, उद्योग, है ना, निर्माण, गैस, बिजली, ये सब किस क्षेत्र में आता है। आपको बताना है कि कृषि प्राथमिक, पशुपालन प्राथमिक, वन प्राथमिक, मछली पालन प्राथमिक। अब देखना है द्वितीयक क्षेत्र क्या आ जाएगा, उद्योग आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, निर्माण आ जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में, गैस बिजली हो जाएगा द्वितीयक क्षेत्र में। अब तृतीयक क्षेत्र क्या आ जाएगा, बैंक तृतीयक क्षेत्र में, परिवहन तृतीयक क्षेत्र में, संचार तृतीयक क्षेत्र में, व्यापार तृतीयक क्षेत्र में और अन्य सेवाएं। अब ये भी याद रखना है कि आगे हम देखेंगे कि प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम होता है क्या, कृषि क्षेत्र, और द्वितीय क्षेत्र का दूसरा नाम होता है औद्योगिक क्षेत्र, और तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम क्या होता है आप लोग बताइए, सेवा क्षेत्र, याद रखिएगा। चलिए अब यहां से देख लेते हैं, पहले बोल दिए है कि ये प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक हो जाएगा। अब यह से देखना है कि दूसरा वाला को, तो देखिए दूसरा वाला को औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब देखिए औद्योगिक क्षेत्र जो उद्योग वाला भाग है ना उसको कितने भागों में बांटा गया है, 4 भागों में, कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योग, इसको थोड़ा याद रखना है। चलिए अब प्राथमिक क्षेत्र देख लेते हैं क्या होता है। तो प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है, कृषि क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र, याद रखिएगा। प्राथमिक क्षेत्र का दूसरा नाम कृषि क्षेत्र। इसके अंतर्गत देखिए पहले बोल दिए, देखिए यहाँ पे प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत ये सभी आ जाएगा, यही यहाँ बताया गया है। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत पशुपालन, मछली पालन, जंगल से वस्तुओं को प्राप्त करना, है ना, जंगल से वस्तुओं को भी प्राप्त करना प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। कृषि संबंधित, खनन संबंधित सब प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। चलिए द्वितीय क्षेत्र हो जाएगा। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, जैसे खनिज, व्यवसाय, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवाएं जैसे गैस और बिजली आदि, ये सब आ जाएगा आपको द्वितीय क्षेत्र में। और दूसरा नाम औद्योगिक क्षेत्र है। चलिए तीसरा होता है तृतीय क्षेत्र होता है। चलिए इसका दूसरा नाम होता है सेवा क्षेत्र है, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, बीमा, परिवहन, संचार, व्यापार, ये सब आ जाएगा तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। याद रखिएगा तृतीय क्षेत्र का दूसरा नाम सेवा क्षेत्र, बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। चलिए ये वाले नहीं है उतना जरूरी। अब अय्या से अब याद क्या रखना है कि आजादी के समय प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58.7% था। जब भारत आजाद हुआ था ना 15 अगस्त 1947 को, तो उस समय में जो है ना प्राथमिक क्षेत्र मतलब खेती, प्राथमिक क्षेत्र में क्या आ जाएगा, खेती का योगदान जो है ना 58.7% था, जो घट के क्या हो गया, केवल 22% रह गया है ना।
अब द्वितीय क्षेत्र का योगदान कितना था देखिए, याद रखिए आजादी के समय में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान 58 था, 58.7, जो 1900 जो घट करके 22% आ गया। अब द्वितीय क्षेत्र का योगदान जो है ना 1947 में मतलब आजादी के समय 14.3% था, जो अब बढ़ करके 22% हो गया है, याद रखिएगा। तृतीय क्षेत्र का योगदान 1947 में कितना था, 27% था, जो बढ़ करके 56% हो गया है। अब यहां से एक बात याद रखना है कि प्राथमिक क्षेत्र का योगदान पहले के मुकाबले अभी घट गया है, द्वितीय क्षेत्र का योगदान पहले के मुकाबले थोड़ा बढ़ गया है, और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का योगदान पहले के मुकाबले बहुत बढ़ गया, क्योंकि पहले 27% था देखिए यहाँ, और अब कितना हो गया, 56% हो गया। इसका अर्थ यह है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद योजनात्मक विकास के क्रम में भारत क्रमशः समृद्धि की ओर धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि सेवा क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है। भले कृषि का घट गया लेकिन सेवा तो बढ़ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन भी पूछेगा कि आजादी के बाद हमारे देश में कौन से क्षेत्र का विकास तेजी से हुआ है, तो सेवा क्षेत्र का, और कौन से विकास घटा है, तो प्राथमिक क्षेत्र का देखिए घट रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं, अब अर्थव्यवस्था के प्रकार देख लेते हैं। क्वेश्चन रहेगा कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होता है। चलो अनिश थोड़ा पानी निकल के आएगा, पानी गिलास होगा, बोलते बोलते गला भी सूख गया हुआ है ना, होता रहता है। चलो आगे देख लेते हैं। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, अगर ऑप्शन में रहे 1 2 3 तो उस हिसाब से मार देना है कि अर्थव्यवस्था टोटल 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। अब देखना है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास में होता है, उसे क्या बोलेंगे, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बोलेंगे। मतलब पूंजीवादी में आपको याद रखना है क्या कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वैसी अर्थव्यवस्था है जिसमें अधिकार जो है ना निजी व्यक्ति का, जना ऐसे बोर्ड हो गया, बोर्ड जो है ना निजी व्यक्ति का है ना। तो याद रखना है कि जिसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्ति, देखिए निजी जब ये आए ना, निजी मतलब खुद का, तो हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो जाएगा। जैसे हो जाएगा अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये आपको हो जाएगा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत। चलिए समाजवादी अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आते हैं। चलिए इससे पहले थोड़ा कमेंट पढ़ लेते हैं और थोड़ा पानी भी पी लेते हैं। चलिए पूंजीवादी तो समझ में आ गया होगा कि जिसमें निजी व्यक्ति का अधिकार होता है, पूंजीवादी हो गया। समाजवादी देखिए नाम से स्पष्ट है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व एवं संचालन देश की सरकार के पास होती है, उसी को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। याद रखिएगा, निजी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में निजी व्यक्ति के पास, समाजवादी अर्थव्यवस्था में स्वामित्व मतलब अधिकार किसके पास, सरकार के पास होता है, उसी को बोलेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था, है ना। तो वैसा चलिए याद रखना है। आगे मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या होता है, देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मतलब पूंजीवादी के और समाजवादी के दोनों का जहां गुण पाया जाएगा ना, उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था बोलेंगे। चलिए कमेंट आ रहा है और बाकी आप लोग देखते रहिए। चलिए पढ़ लेते हैं किनका। और मिश्रित अर्थव्यवस्था समझ में आ गया होगा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण है, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व मतलब होता है अधिकार, स्वामित्व मतलब अधिकार सरकार तथा निजी, देखिए जिनमें सरकारों का अधिकार हो जाए देश में, निजी व्यक्ति भी चलाए, उसी को बोलेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था। जैसे भारत में निजी व्यक्ति भी चला रहा अपना कुछ भी चीज, सरकार भी चला रहा है, जैसे अस्पताल सरकार का भी है, निजी व्यक्ति का भी है। चलिए तो भारत इसलिए कहा जाता है कि भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्वेश्चन पूछेगा याद रखिएगा, भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। चलिए अब ये भी याद रखना है कि अर्थव्यवस्था पूंजीवादी एवं समाजवादी के बीच का रास्ता है। याद रखिएगा अर्थव्यवस्था क्या है, तो पूंजीवादी और समाजवादी के बीच का क्या है,
रास्ता है। अब अर्थव्यवस्था का विकास के बारे में देखते हैं। अर्थव्यवस्था के विकास का एक लंबा इतिहास है। कहने का मतलब एक ऐसा नहीं है कि एकाएक विकास हो जाता है, धीरे 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 विकास होता है। चलिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखना है क्या कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं। अब ये बोले है ना कि मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था है ना कि एक दिन में विकास नहीं हुआ है, धीरे 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 प्रगति कर रहा है। कहा भी जाता है कि भारत एक विकासशील देश है, मतलब विकास की ओर बढ़ रहा है। तो वही लाइन बोल रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास की स्थिति किसी एक समय की चमत्कारी स्थिति नहीं है, इसका यह एक अपना अलग से इतिहास है। चलिए यहाँ से देख लेते हैं। अब ऐसे देखना है क्या, ये सब उतना नहीं है, चलिए आगे देख लेते हैं। जो जरूरी है वो आप चलते हैं। अब देखिए समावेशी विकास किसे कहते हैं। समावेशी विकास को एक बात समझिएगा, जिसमें सबका विकास हो, जिसमें क्या हो, सबका विकास हो, उसी को बोलेंगे समावेशी विकास। अब परिभाषा देख लेते क्या कहते हैं कि आर्थिक विकास के जिस पद्धति या प्रक्रिया से समाज के सभी वर्गों का जीवन स्तर ऊंचा हो तथा समाज का कोई भी वर्ग विकास के लाभ से अछूता नहीं रहे, तो ऐसे ही विकास की क्रिया को समावेशी विकास कहते हैं। पहले बता दिया, जिनमें सबको विकास ले हो, सब आगे लेकर के चले भैया, उसी को बोलेंगे समावेशी विकास कहेंगे। चलिए अब उसी के संबंध में मेयर एवं बाल्डिन का क्या कहना है। मेयर एवं बाल्डिन क्या कहा था कि आर्थिक विकास, देखें यहाँ पे, आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। अब ये से क्वेश्चन कैसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा कि बताओ वो मेयर एवं बाल्डिन के अनुसार अर्थव्यवस्था राष्ट्रीय आय, एक मिनट सॉरी, प्रोफेसर एवं बाल्डिन के अनुसार क्या कथन है, चाहे प्रोफेसर एवं बाल्डिन का क्या कथन है, चाहे क्वेश्चन कैसे रह जाएगा कि आर्थिक विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकाल में किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है। किसका कथन है, तो कहना है प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डिन का कहना है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब आगे देख लेते हैं, देखिए आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य आखिरकार क्या होता है। तो आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य होता है कि अर्थव्यवस्था के समस्त क्षेत्रों में, जो प्राथमिक द्वितीयक तृतीयक होता है ना, तो समस्त क्षेत्रों में उत्पादकता का ऊंचा स्तर प्राप्त करना है। आर्थिक विकास का मुख्य अर्थ होता है कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र तीनों होता है ना, तो तीनों को विकास करना आर्थिक विकास का मेन मकसद, मेन उद्देश्य यही होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। आर्थिक वृद्धि तथा आर्थिक प्रगति में अब उसको अंतर के बारे में जानेंगे। देखिए अब यहाँ अलग अलग जो है ना बताया गया है कि आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी कुछ अर्थशास्त्रीय जो बता दिया है अंतर। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार क्या बताया कि वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए, याद रखिएगा, श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया है, और जबकि याद रखिए जबकि विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया है। फिर से रिपीट कर दे, ध्यान दीजिए। श्रीमती उर्सुला हिक्स के अनुसार वृद्धि, देखिए यहाँ पे वृद्धि शब्द का प्रयोग आर्थिक दृष्टि से विकसित देशों के लिए किया, वृद्धि शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए, और विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए। कौन, किसका कथन है, कौन कहा था, ये कहा था हुआ श्रीमती उर्सुला हिक्स। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ब्राइट भी कुछ कहता है। ब्राइट क्या कहता है वो, ग्रोथ यानी विकास शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है ना, ग्रोथ शब्द का प्रयोग विकसित देशों के लिए किया जाता है, ब्राइट का कथन है। अब देखो सतत विकास क्या होता है, सतत विकास, सतत मतलब होता है लगातार, सतत मतलब क्या होता है, लगातार विकास क्या होता है ना। तो इसमें बोल रहा है कि सतत विकास क्या होता है, तो सतत विकास या पोषणीय विकास दोनों एक ही होता है। सतत विकास बोले चाहे पोषणीय विकास बोले। चलिए सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है कि ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, और सतत विकास में न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि भावी पीढ़ी के विकास को भी ध्यान में रखा जाता है, मतलब आने वाला पीढ़ी के भी ध्यान में रखा जाता है। सतत विकास उसी को कहते हैं, या ओकरे नाम है पोषणीय विकास। अब ये से याद रखना है कि ब्रंटलैंड आयोग, क्वेश्चन यहाँ से रहता है क्या कि ब्रंटलैंड आयोग किससे संबंधित है, सतत विकास से, या सतत विकास किससे संबंधित है, ब्रंटलैंड आयोग से। चलिए अब ब्रंटलैंड आयोग क्या होता है।
ब्रंटलैंड आयोग ने सतत विकास के बारे में बताया है कि विकास की वह प्रक्रिया जिसमें वर्तमान की आवश्यकता बिना भावी पीढ़ी की क्षमता योग्यताओं से समझौता किए पूरी की जाती है। मतलब उसमें भेदभाव नहीं किया जाता और सबको लगातार विकास किया जाता है, वही संबंधित है ब्रंटलैंड आयोग। और ब्रंटलैंड संबंधित है सतत विकास या पुष्पनीय विकास से, याद रखिएगा। अब मेडिसन का क्या कहना है, मेडिसन का क्या कहना है, ये भी अर्थशास्त्री है। देखिए मेडिसन का क्या कहना है, धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, याद रखेगा। मेडिसन का क्या कहना है कि धनी देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक वृद्धि का सूचक है, जबकि निर्धन देशों में, याद रखिए, देखिए धनी देशों में आर्थिक वृद्धि का सूचक है और गरीब देशों में मतलब निर्धन देशों में आय का बढ़ता हुआ स्तर आर्थिक विकास का सूचक है। ठीक है, अब ऐसे याद रखना है क्या, अब यहां से अब देखिए, अब प्रायः आर्थिक प्रगति के स्थान पर आर्थिक वृद्धि या आर्थिक विकास शब्दों का प्रयोग होता है। चलिए अब यहां से देख लेते हैं आगे। अब आर्थिक नियोजन क्या होता है, देखिए आर्थिक नियोजन क्या होता है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। जो जरूरी वाला चीज है उसको हम बताते चलते हैं, बाकी है ना। अब देखिए आर्थिक नियोजन का अर्थ क्या होता है। आर्थिक नियोजन का एक समन्वय कार्यक्रम के अंतर्गत पूर्व निर्धारित सामाजिक एवं आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अर्थव्यवस्था में उपलब्ध संसाधनों का समन्वय एवं उपयोग करना है। आर्थिक नियोजन का मतलब होता है कि जो संसाधन है ना उसको अच्छे तरीके से उपयोग करना है, वही आर्थिक नियोजन का अर्थ होता है। अब देखिए योजना आयोग के बारे में जानते हैं। योजना आयोग को तोड़ करके नीति आयोग बनाया गया है। यहाँ पढ़िएगा आप लोग कि योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था और उसको योजना आयोग को तोड़ करके नीति आयोग बनाया गया था। नीति आयोग कब बना, तो 1 जनवरी 2015 को बनाया गया था, याद रखिए। और योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। यहाँ देख लेते हैं, भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था, याद रखिएगा। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था, 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। और इसका पदेन अध्यक्ष, पदेन मतलब होता है कि उस पद पर गया और उसको दूसरा पद भी मिल जाए। जैसे हम मान के चले एक बच्चे का टीचर हुए, अब एक बच्चे के लिए टीचर हुए और सब हमको टीचर टीचर कहेगा, मतलब हम एक बच्चे को पढ़ाए लेकिन सब हमको सर जी कह रहा है, ठीक है। तो उस पद पे गए है ना, दूसरा भी अब हमको सर जी कह रहा है, तो वही बोल रहा है कि पदेन अध्यक्ष, मतलब वो प्रधानमंत्री बना लेकिन वो कितनों बहुते के लिए प्रधानमंत्री बन गया, पूरा देश के लिए प्रधानमंत्री बन गया। जितने जितने पद है ना उससे पूछ करके कोई काम होगा, तो वही होता है पदेन अध्यक्ष, ठीक है। पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। अब ये से क्वेश्चन याद रखना है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। कौन होता है, प्रधानमंत्री। बड़ा महत्वपूर्ण है, योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, प्रधानमंत्री। अब क्वेश्चन पूछेगा, जब योजना आयोग 15 मार्च 1950 को गठन किया गया तो प्रथम पदेन अध्यक्ष कोई तो रहा होगा। अब एक योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष था उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ऐसे कई को क्वेश्चन आ गया कि योजना आयोग के प्रथम पदेन अध्यक्ष कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब देखिए योजना आयोग के शब्दों में आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, याद रखिएगा। आर्थिक नियोजन का ये अंश है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना, अर्थात ये नीचे दिया गया। देखिए अब यहां से देखना है कि भारत में अभी तक 12 गो पंचवर्षीय योजना को पूरी कर चुका है। कितने, 12 गो पंचवर्षीय योजना को पूरी कर चुका है, ठीक है। अब यहां से याद रखना है। और अब 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है, मतलब 12 गो पंचवर्षीय योजना पूरी कर चुका है और 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत विकास कर रहा है, ठीक है। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 1956 माना जाता है, याद रखिएगा। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि कब माना जाता है, 1951 से 1956 कब माना जाता है ना। अब ये से याद क्या रखना है कि भारत में आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। चलिए यहाँ पे पंचवर्षीय योजना आया है, यहाँ हम क्लियर कर दे पूरा कि कब से कब तक हुआ है। चलिए कोशिश करते हैं कि कर दें। चलिए अब यह से देखना है प्रथम पंचवर्षीय
एक मिनट, उसको हम थोड़ा उसको बढ़िया से कर लेते हैं। देखिए यह 1 नंबर में हम लिख देते हैं, मतलब प्रथम पंचवर्षीय योजना, यानी 1951 से 1956 तक चला था। याद रखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1951 से 1956 तक। अब दूसरा चला था 1956 से 1961 तक। याद रखिए, 1956 से 1961 तक चला था। अब देखिए तीसरा हो जाएगा 1961 से 1966 तक। याद रखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? 1961 से 1966 तक चला था। अब 3 वर्ष लगातार हुआ। अब 3 वर्ष का यहाँ का छुट्टी दे दीजिए, 1 मिनट। अब देखिए 3 वर्ष लगातार हो गया। अब इस बीच में क्या हो गया? 3 वर्ष, 3 वर्षों का अवकाश हो जाता है। क्या हो जाता है? अवकाश। 3 वर्षों का क्या हो जाता है? अवकाश हो जाता है। ठीक है, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना, एक मिनट चलिए, चौथी से पहले हम ये देख लेते हैं, तीसरा हो गया। अब अवकाश कब से कब तक रहेगा? यानी 1966 से 1969 तक जो है ना, 3 वर्ष का अवकाश रह जाएगा। 3 वर्षों का क्या रह जाएगा? अवकाश, यानी छुट्टी रह जाएगा। तो अब अय्या से देखना है चौथी पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला जाएगा? तो 1969 से हो जाएगा 1974 तक ये हो जाएगा चौथी पंचवर्षीय योजना। क्वेश्चन अब आगे देख लेते हैं। पंचमी पंचवर्षीय योजना कब से हो जाएगा? पंचमी कब से हो जाएगा? तो पंचमी हो जाएगा 1974 से 1978 तक। याद रखिए, अब अय्या से एगो ट्विस्ट आ गया, क्या कि कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष हुआ था, मतलब पंचमी। देखिए ये 1974 से 1978 है। अब देखिए 2 हुआ लगातार। अब फिर क्या हो जाता है? 2 वर्ष का छुट्टी हो जाता है। बीच में क्या हो जाता है? 2 वर्ष का अवकाश, यानी 1978 से 1980 तक अवकाश हो जाता है। अवकाश क्या हो जाता है? अवकाश। याद रखिएगा, 1978 से 1980 तक क्या हो जाता है? अवकाश हो जाता है। अब जो है ना, अब ये छठी पंचवर्षीय योजना क्या हो जाएगा? 1980 से 1985 के बीच में हो जाएगा। और 7वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा 1985 से 1990 के बीच में हो जाएगा। अब फिर देखिए, फिर 2 हुआ। अब यहाँ से फिर 2 वर्ष का अवकाश हो जाता है, 2 वर्षों का। अब यह से देखना है 2 वर्षों का क्या हो जाता है? छुट्टी, अवकाश। 2 वर्षों का अवकाश हो जाता है। तो अब क्या हो जाएगा? मतलब ये 1990 से अगला ये 8वीं पंचवर्षीय योजना, 8वीं पंचवर्षीय योजना कितना हो जाएगा? 1992 हो जाएगा। उन्हें देखिए यहाँ से 1985 से 1990 तक ये 7वीं हो गया। 2 वर्ष का छुट्टी हो गया, मतलब 90 से 92, 2 वर्ष का छुट्टी हो गया। तब 92 से हो जाएगा 1997, मतलब ये हो गया आपको 8वीं पंचवर्षीय योजना हो जाएगा। 9वीं कितना हो जाएगा? तो 1997 से हो जाएगा 2002 हो जाएगा 9वीं पंचवर्षीय योजना। 10वीं कितना हो जाएगा? 2002 से 2007 के बीच में हो जाएगा। 11वीं कितना हो जाएगा? तो 2007 से 2012 के ये हो जाएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब उसमें भी पढ़ा है कि 12 की ओर अग्रसर है। याद रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 हो गया। दूसरा हो गया 1956 से 1961, तीसरा 1961 से 1966, और 3 वर्ष का क्या हो जाता है? इसमें छुट्टी हो जाता है। मतलब 1966 से 1969 के बीच में छुट्टी हो जाता है। अब चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से 1974 के बीच में। अब याद रखना है क्या, पंचमी पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष। क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना है जो 5 वर्ष नहीं 4 वर्ष? पंचमी 1974 से 1978।
है ना। तो के बीच में क्या हो जाता है 1978 से 1980 तक अवकाश छुट्टी हो जाता है। फिर छठी 1980 से 1985, सातवीं 1985 से 1990, फिर 2 वर्ष का छुट्टी 1990 से 1992, 2 वर्ष का अवकाश। फिर 8वीं हो जाएगा 1992 से 1997, 9वां हो जाएगा 1997 से 2002, 10वां 2002 से 2007 और 11वीं 2007 से 2012 हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं आगे क्या पढ़ा रहे थे। अब यहाँ पढ़ा रहे थे कि आर्थिक विकास का श्रेय आर्थिक नियोजन को दिया जाता है। यही है जो ऊपर पढ़ा है। देखिए अब ये भी पढ़ा दिए कि शुरुआत 1951 में हुआ था और प्रथम का और 1956 में हुआ था। ठीक है। आर्थिक नियोजन का अर्थ राष्ट्र की प्राथमिकताओं के अनुसार देश के संसाधनों का विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना है। इसको थोड़ा याद रखना है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब ये भी बताया कि भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 को हुआ था, जिसका पदेर अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है ना। सामान्यतः काम काज एक उपाध्यक्ष की देखरेख में होता है और इसमें योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। याद रखिएगा योजना आयोग में कुल 8 सदस्य होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब नीति आयोग, योजना आयोग को भंग करके तोड़ करके बनाया गया हुआ नीति आयोग बनाया गया। देखिए यहाँ पर हम बताए पहली पंचवर्षीय योजना, देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। यहाँ तक हम बता दिए जो इसमें बुक में पूरा लाइन टू लाइन नहीं दिया गया है, उधर हम सब बता दिए हैं, देख सकते हैं। चलिए और नीति आयोग का गठन कब? देखो नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था। मतलब पहले योजना आयोग था, योजना आयोग को तोड़ करके नीति आयोग बनाया गया। नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था और इसका भी पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है, याद रखना। अब राष्ट्रीय विकास परिषद के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसका आर्थिक नियोजन हेतु राज्य सरकारों द्वारा योजना आयोग के बीच तालमेल और सहयोग का वातावरण बनाने के लिए किया जाता। मतलब सरकार और योजना आयोग के बीच झगड़ा न हो, किसी काम का किसी भी प्रकार का मतभेद न हो, इसीलिए राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन 6 अगस्त 1952 को किया गया था। इसको याद रखना है। चलिए इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है, आगे देख लेते हैं। और अब यह देखना है कि मुद्रा एक सामान्य क्रय विक्रय के साधन का कार्य करने लगा है। क्रय विक्रय मतलब खरीद बिक्री। मुद्रा जो है ना सामान्यतः एक क्रय विक्रय के साधन का काम करने लगा है। अब यह देखना है, चलिए अब ये यहाँ नहीं है, यहाँ महत्वपूर्ण नहीं है जो है ना। अब देखिए कंप्यूटर क्या होता है। आज के युग में मानवीय मस्तिष्क का लगभग सारा कार्य एक मशीन के द्वारा होने लगा है, जिसको कंप्यूटर कहते हैं। ये भी उतना जरूरी नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या है। चलिए यहाँ पे अब यह से देखना है कि आजकल प्लास्टिक के एक छोटे से टुकड़े पर इंगित यांत्रिक चिन्ह के माध्यम से पैसे का आदान प्रदान तथा निकासी होने लगा। जैसे एटीएम कार्ड पिन डालते हैं, पैसा कैसे निकलता है, उसी प्रकार एक पिन के सहायता से, है ना, पिन के सहायता से पैसा निकाल सकते हैं, कहीं भी भेज सकते हैं। अब यह से देखना है कि कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पे है कोर बैंकिंग प्रणाली किसे कहते हैं। तो कोर बैंकिंग प्रणाली का परिभाषा है कि जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, जब एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना विलंब के पैसों के माध्यम से बैंकों के माध्यम से पैसे का लेन देन करता है, तो बैंक की इस प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली कहते हैं। मतलब बिना देरी के पैसा को एक जगह से दूसरे जगह भेजना ही कोर बैंकिंग प्रणाली कहलाता है। चलिए यहाँ आगे नहीं है ये उतना। अब यहाँ से देखिए एटीएम का पूरा नाम। एटीएम जो है ना 24 घंटे पैसा निकालने का जो है ना ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। पैसा निकालने का क्या है? ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। अब यहाँ भी है कि एटीएम का पूरा नाम ऑटोमेटिक टेलर मशीन है। मतलब 24 घंटे इससे हम क्या कर सकते हैं? पैसा निकाल सकते हैं। ठीक है, बड़ा महत्वपूर्ण एटीएम वाला याद रखिएगा। अब देखिए मौद्रिक विकास की संक्षिप्त कहानी। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है? तो वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है। मौद्रिक प्रणाली में क्या होता है? मुद्रा से वस्तुओं एवं सेवाओं का विनिमय। विनिमय मतलब होता है आदान प्रदान, विनिमय मतलब आदान प्रदान होता है। समझो में आ रहा है कि नहीं, कि ऐसे ही चल रहा है ना? आ रहा होगा। चलिए देखिए बैंकिंग प्रणाली में क्या हो जाएगा? बैंक के माध्यम से चेक के द्वारा विनिमय की क्रिया का संपादन किया जाता है। कोर बैंकिंग प्रणाली में पहले बोले हैं कि पैसा को एक जगह से दूसरे जगह आसानी से बिना किसी विलंब से पैसा को भेजना है। ठीक है,
एटीएम प्रणाली प्लास्टिक के एक छोटे से कार्ड पर अंकित सूक्ष्म मतलब छोटे संकेतों के आधार पर कहीं भी तथा किसी भी समय निर्धारित बैंकिंग केंद्र से पैसा निकालने की सुविधा होती है, एटीएम कहलाता है। चलिए डेबिट कार्ड क्या है? बैंक द्वारा दिया गया प्लास्टिक का एक कार्ड है जिसके द्वारा बैंक में अपनी जमा राशि के पैसों का उपयोग करता है। क्रेडिट कार्ड क्या है? तो बैंक द्वारा जारी किया गया प्लास्टिक का एक कार्ड जिसके आधार पर उसके धारक द्वारा पैसे अथवा वस्तु प्राप्त कर लेना। ठीक है। यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखेगा। यूपीआई का पूरा नाम कभी काल पूछ देता रहता है, इसको याद रखेगा। अब सिंगासनी गांव की कहानी है, वो अपना पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उतना जरूरी वाला नहीं है, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा, ऑटोमेटिक लंबा हो गया होगा। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रीय आय किसे कहते हैं। अब देखते हैं कि राष्ट्रीय आय क्या है। देखिए तो किसी देश में, देखिए नोट भी बनाते चलिए, किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है, याद रखना। राष्ट्रीय आय क्या होता है? किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं के मौद्रिक मूल्य के मौद्रिक मूल्य के योग मतलब जोड़ को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलेंगे हम? राष्ट्रीय। अब यह से एक बात याद रखना है कि जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित देश कहलाएगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह अविकसित देश कहलाएगा। चलिए अब आगे देख लेते हैं। अब देखिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ गया। देखिए प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। किसको? प्रति व्यक्ति आय को माना जाता है। अब ये से याद रखना है कि क्वेश्चन आ गया प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो इसमें देखिए ये फॉर्मूले से याद रखेगा कि राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है ना उसी को क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। मतलब राष्ट्रीय आय को कुल जनसंख्या से भाग देने पर जो भागफल आता है ना उसी को क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय कहते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहां से आगे आपको देखिए यहाँ पे विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2006 के अनुसार जिन देशों की 2004 में प्रति व्यक्ति आय 4,53,000 रुपये प्रति वर्ष था, मतलब एक वर्ष का इतना रुपया था, से अधिक है तो वह विकसित देश कहलाएगा। अब देखिए 2004 के अनुसार विकसित देश कैसे किसको कहेंगे? चलिए अब 2004 के अनुसार जो है ना विकसित देश किसको कहेंगे? तो जिसका रुपया प्रति वर्ष का 4,53,000 हो जाएगा उसको क्या बोलेंगे हम? विकसित देश बोलेंगे, समृद्ध देश बोलेंगे। अब देखिए अब जो है ना वे देश जिनकी प्रति व्यक्ति आय 37,000 रुपये प्रति वर्ष, मतलब एक वर्ष या इससे कम हो उसको हम अविकसित मतलब विकासशील देश कहेंगे। मतलब विकास करिए रहा है, उस हिसाब से याद रखेंगे। 2004 के अनुसार विकसित देश में प्रति व्यक्ति 4,53,000, अविकसित देश में 37,000। अब याद रखना है कि 2004 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय कितना था? केवल 28,000। ये क्वेश्चन पूछा हुआ था कि 2004 के अनुसार जो है ना प्रति व्यक्ति आय कितना था? केवल 28,000 रुपये प्रति वर्ष था। अब ये सब नहीं है जरूरी, इसीलिए आगे चलते हैं। और अब देखिए यहां से आ गया मानव विकास रिपोर्ट। मानव विकास सबसे पहले सूचकांक क्या होता है? मानव विकास सूचकांक क्या है? तो यह सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार की गई। याद रखिएगा कि मानव विकास सूचकांक किसके निर्देशन में तैयार किया गया है? तो महबूब उल हक के निर्देशन में तैयार किया गया है मानव विकास रिपोर्ट। अब ऐसे याद रखिएगा। देखिए अब मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है? 3 हो जाएगा। जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति, जीवन स्तर। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछे कि मानव विकास बताइए हुआ कि मानव विकास सूचकांक के कितने सूचक है, तो 3 हो जाएगा। जीवन स्तर, शिक्षा प्राप्ति और 3 नंबर में हो जाएगा जीवन स्तर, याद रखिएगा। चलिए और बाकी ये सब नहीं है उतना जरूरी, आगे चलते हैं। ये सब नहीं है और चलिए आगे चलते हैं। अब थोड़ा इसके बारे में राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जान लेते हैं। यहाँ कोई आदमी सब आ गया इसीलिए थोड़ा हंसी लग गया है, ठीक है। आप लोग ऐसा कुछ नहीं समझना है। अब राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट के बारे में जानते हैं। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की मानव विकास की दर्ज पर भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट अप्रैल 2002 ईस्वी में जारी किया गया था। यहाँ से ऑब्जेक्टिव बार बार पूछ देता रहता है
कि राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट की पहली मानव विकास को कब जारी किया गया था? अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। कब? अप्रैल 2000 यानी 23 अप्रैल, देखिए यहाँ पे 23 अप्रैल 2002 में जारी किया गया था। कहाँ? नई दिल्ली में। याद रखिए, राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट 23 अप्रैल 2002 को नई दिल्ली में जारी किया गया था। ठीक है, उसको याद रखना है। और बाकी ये सब नहीं है जो जरूरी वाला है। चलते हैं, वीडियो लंबा हो गया होगा और कोई दिक्कत ना। अब देखिए, आधारिक संरचना क्या होता है? आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं तथा सेवाओं से जो देश के आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हुए सभी तत्व, जैसे बिजली। बोल रहा है कि आधारिक संरचना क्या है, तो जो आर्थिक विकास के लिए सहायता करता है, मतलब पर्सनल विकास करवाए ना, उसी को बोलेंगे क्या? आधारिक संरचना के अंतर्गत। उसको क्या बोलेंगे? आधारिक संरचना के अंतर्गत बोलेंगे। क्या गेट लगा दो ना रे, बार बार सब आ रहा है, बाहर बोलना भी नहीं जानने के लिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ देखते हैं कि आधारिक संरचना क्या होता है कि जो आर्थिक विकास में सहायता पहुंचाए, उसी को क्या बोलेंगे? आर्थिक आधारिक संरचना बोलेंगे। उदाहरण भी पूछ लेता है, ओकरे दोसर नाम है वो याद रखिएगा, आधारभूत ढांचा नाम है। आधारभूत ढांचा उसका दूसरा नाम है। चलिए, जिस देश की आधारभूत ढांचा जितना विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक विकसित कहलाएगा। अब देखिए बिहार की स्थिति के, बिहार के विकास की स्थिति। अब देखिए, चंपारण आंदोलन महात्मा गांधी ने चलाया था। संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण ने दिया था। इसका बचपन का नाम, जयप्रकाश नारायण का बचपन का नाम बाल या बादल, बड़े होने पर जेपी, और ओकरे लोक नायक के नाम से प्रसिद्ध है। ठीक है, क्या हो गया आप लोग? चलिए, तो संपूर्ण क्रांति का नारा जयप्रकाश नारायण 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिया था जयप्रकाश नारायण। अब यहाँ से याद रखिएगा कि साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति अत्यंत दयनीय है, खराब है। ठीक है, बिहार की स्थिति क्या है? दयनीय, खराब है। अब बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। अब देखिए, बिहार के पिछड़ेपन के बहुत सारा कारण है। सबसे पहले देखिए, जनसंख्या में वृद्धि, सबसे पहले तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या। ठीक है, उसमें दूसरा कारण है कि आधारिक संरचना का अभाव। ये आधारिक संरचना क्या बताएं? जो आर्थिक विकास में मदद करे, उसी को बोलेंगे आधारिक संरचना। लेकिन यहाँ पे अभाव है बिहार में। ठीक है, कृषि पर निर्भरता, बाढ़ तथा सूखा से क्षति, औद्योगिक पिछड़ापन, गरीबी, खराब विधि व्यवस्था, ये सब जो है ना आर्थिक बिहार के पिछड़ेपन के कारण है। मतलब इस कारण से बिहार की आर्थिक व्यवस्था काफी पिछड़ गई है। अब देखिए, ये पूरा सुविधा नहीं रहेगा तो ऑटोमेटिक पिछड़ जाएगा। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब देखिए, यहाँ पे बाढ़ से आदमी तड़प रहा है, चारों तरफ पानी ही दिख रहा है। चलिए आगे देख लेते हैं। बिहार के जो है ना पिछड़ेपन दूर करने के उपाय, ये तो बताइए दिए आप लोगों। चलिए और आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ से बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के क्या उपाय है। अब कारण होगा तो उसका उपाय भी होगा दूर करने का। चलिए, अब इससे पहले देखना है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है ना। किसने कहा था? एपीजे अब्दुल कलाम। याद, भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम, जिसको मिसाइल मैन भी कहा जाता है। याद रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था कि भारत का अगर विकास करना है ना, तो बिहार का विकास करना अति आवश्यक है। किसका कथन है? एपीजे अब्दुल कलाम। बड़ा महत्वपूर्ण है कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। किसने कहा? एपीजे अब्दुल कलाम का कहना है। अब देखिए, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के बहुत सारा कारण है, बहुत सारा उपाय है। जनसंख्या सबसे पहले है, भगवान सबसे पहले एकरा नियंत्रण करो। सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। ठीक है, एक गिलास पानी ले आओ। कंठ सूख गया पढ़ाते पढ़ाते, तो ये सब लाइक सब्सक्राइब नहीं करता। अरे भाई कर दो, बहुत लंबा वीडियो कर रहे हैं। चलिए, गर्मी भी लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो सबसे पहले जनसंख्या पर नियंत्रण करना होगा। तो इसके बाद कृषि को तेजी से बढ़ाना होगा। इसके बाद बाढ़ पर सबसे पहले नियंत्रण लेना होगा। कहा भी जाता है कि उत्तरी बिहार जो है ना बाढ़ से ज़्यादा चपेट में रहता है, दक्षिणी बिहार सूखा से ज़्यादा चपेट में। क्वेश्चन रहता है कि बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रसित है? उत्तरी बिहार, और सूखा से दक्षिणी बिहार। तो बाढ़ पर नियंत्रण करना होगा। चलिए आगे देख लेते हैं। आधारिक संरचना का विकास करना होगा। ठीक है, तो इसके बाद चौथा तो यहाँ भी यही बता देते हैं। ठीक है, उद्योगों का विकास करना होगा, गरीबी दूर करना होगा, शांति व्यवस्था की स्थापना करना होगा। बिना मतलब का प्यास में लग गया, ला भी नहीं रहा पानी, कोई दिक्कत नहीं। शांति व्यवस्था की स्थापना करना होगा। स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन। आजकल देखते होंगे बिना पैसा का कुछ होइबे नहीं करता है। कहीं जाइए ना बैंक में, बिना पैसा का बोलेगा क्या कि 2 रुपया कुछ लाइए ना, तब सबसे पहले आपका काम करवा देंगे। ठीक है, ऐसा होता है।
देखने को मिलता है। ठीक है, शांति व्यवस्था बनाए रखना होगा, स्वच्छ एवं ईमानदार प्रशासन बनाए रखना होगा, केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्तांतरण करना होगा, मतलब राज्य को देना होगा, राज्य लोगों तक पहुंचाना होगा। लेकिन आजकल क्या हो रहा है कि लोगों तक पहुंचते पहुंचते पता नहीं पैसा कहाँ चला गया था, है नहीं लगता है। ठीक है, चलिए पानी तो पी लिए, अब उसको आज खत्म में करके जाना है। जब तक पूरा चैप्टर खत्म ना हो तब तक यहाँ से जाना नहीं है। स्वच्छ तथा ईमानदार प्रशासन का उपयोग करना है, केंद्र से सरकार, केंद्र मतलब सरकार से ज़्यादा मात्रा में संसाधन को राज्यों को देना हो जाएगा। चलिए ये हो जाएगा, ये सब बताइए दिए हैं, वीडियो लंबा हो रहा है। ठीक है, अब यह से देखना है। देखो 15, अब बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था? देखिए बिहार से झारखंड हुआ था 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। कहीं कहीं क्या कहा जाता है, मध्य नवंबर, यानी 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था। कब? 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ था, याद रखिएगा। एक समय में बिहार भी अपने आप में एक धनी यानी धनी राज्य था, लेकिन जैसे ही 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से झारखंड अलग हुआ ना, तो ज़्यादातर मात्रा में बहुमूल्य जो क्षेत्र है ना, ज़्यादातर उपजाऊ क्षेत्र है, खनिज वाला क्षेत्र है, सब झारखंड के पास चला गया। अब भाई झारखंड के पास चला जाएगा, बिहार में क्या बच जाएगा? कुछ नहीं। इसीलिए जहाँ भी देखिएगा बिहार एक पिछड़ा राज्य के अंतर्गत रख दिया गया है, रख दिया गया है ही। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 2008 में कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आया था, याद रखिएगा। 2008 में कहा भी जाता है कि बिहार का शोक यहीं कहीं होगा, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, याद रखिए। बिहार का शोक किसको कहा जाता है? कोसी नदी को। क्यों? क्योंकि वहाँ प्रत्येक वर्ष बाढ़ आ जाती है। 2008 इसमें कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आ गया था। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ से भारत का विकास करना है तो बिहार का विकास करना अति आवश्यक है। देखो कि इसलिए कहा भी जाता है, अलग अलग अर्थशास्त्रियों के द्वारा भी कहा जाता है कि अगर जो है ना भारत का विकास करना है ना, तो बिहार का विकास करना अति आवश्यक है। पहले भी बताया है इस वीडियो में। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ से देखना है क्या, कुजनेट एगो अर्थशास्त्री रहता है, कुजनेट। उन्होंने क्या कहा कि गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है। कुजनेट एक अर्थशास्त्री है, उन्होंने क्या कहा कि गरीबी क्या होती है? कैंसर रोग की तरह होती है। कैंसर का आप लोग पता होना चाहिए, कैंसर का नुएंसर। इसीलिए कुजनेट ने कहा था कि गरीबी क्या होता है? कैंसर रोग की तरह होती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ से महत्वपूर्ण बात नहीं सामने आ रहा है। अब देखिए कृषि जनित उद्योग के बारे में जान लेते हैं। कृषि जनित उद्योग क्या होता है? ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं, मतलब सब चीज कृषि से, खेती से प्राप्त हुआ है ना, ऐसे उद्योग जो कृषि उत्पादन पर आश्रित होते हैं अथवा जिनके उत्पादन में कृषि क्षेत्र से कच्चा माल आता है, उसे कृषि जनित उद्योग कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे आम से अचार बनाना, टमाटर से टमाटर सॉस बनाना, ये सब क्या हो जाएगा? कृषि जनित उद्योग, मतलब कृषि पर आधारित उद्योग हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ कुछ भी नहीं है, जो जरूरी वाला बात है बताते चलते हैं। चलिए अब देखना है यहाँ क्या कि गरीबी रेखा जो है ना, देखिए गरीबी रेखा को निर्धारित करने के लिए योजना आयोग द्वारा, अब ये से क्वेश्चन याद रखेगा कि गरीबी रेखा निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने लगाया था? मतलब महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? योजना आयोग। किसने दिया था? योजना आयोग। अब गरीबी रेखा कैलोरी मापदंड पर आधारित है, याद रखेगा। गरीबी रेखा किस पर आधारित है? कैलोरी मापदंड पर आधारित है। ग्रामीण क्षेत्रों में 2400 कैलोरी की आवश्यकता होती है, जबकि शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी प्रति व्यक्ति प्रतिदिन आवश्यकता होती है। यहाँ से क्वेश्चन रहता है, याद रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं और बाकी ये बताइए दिए हैं। अब देखिए मनरेगा क्या होता है? मनरेगा को ही नरेगा बोला गया। मनरेगा को ही नरेगा पहले नाम था, मनरेगा कर दिया गया। ग्रामीण रोजगार देने की यह एक राष्ट्रीय योजना है। इसके अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कम से कम, मतलब वर्ष में कम से कम 100 दिनों के लिए, कितने? 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। इसके अंतर्गत
मनरेगा यानी नरेगा के अंतर्गत। क्वेश्चन कैसे रहेगा कि मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को कितने दिनों के लिए वर्ष में रोजगार देना अति आवश्यक है, तो 100 दिनों के लिए। चलिए यहाँ पे वो जरूरी नहीं है और बाकी आगे चलते हैं। देखिए मनरेगा हो गया, चलिए ये सभी जरूरी नहीं है। और ये चैप्टर क्या हो गया भैया, खत्म हो गया। देखिए चलो सारांश कर लेते हैं कि भारत जो है ना 200 वर्षों तक जो है ना अंग्रेजों के अंतर्गत रहा था। अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली होती है। अर्थव्यवस्था क्या होती है, आजीविका अर्जन की प्रणाली होती है। अब देखना भारतीय अर्थव्यवस्था की संरचना को 3 भागों में, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय हो जाएगा। ये सब हो गया है, ठीक है। आज विश्व में 3 प्रकार की अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी, समाजवादी, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ये सब पूरा हो चुका है। चलिए और ये चैप्टर पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया है, ठीक है। अगले दिन क्या करेंगे, इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे और उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको बहुत मदद किया होगा। मैंने ऑफलाइन में इसको समाप्त कर चुका हूं और सोचे है कि चलो मेरा ऑनलाइन वाले जो बच्चे हैं उसको भी थोड़ा हेल्प कर दिया जाए। वो तो यहाँ ऑफलाइन तो आ नहीं रहा है, इसलिए इससे क्या होगा कि ऑनलाइन वाले बच्चे को भी हेल्प मिल जाएगा और ऑफलाइन वाले बच्चे भी देख लेगा, हेल्प कर लेगा। इस चैप्टर का हम क्वेश्चन अगले दिन लाएंगे। चलिए नमस्कार, धन्यवाद।